हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आज हम सीटेट और सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें मैं साइंस का टॉपिक लिया हूं, ठीक है, जो सेकंड पेपर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड पेपर में पहला पार्ट बना चुका हूं विज्ञान का। ये विज्ञान का सेकंड पार्ट है, जिसमें बायोलॉजी पोर्शन को लिया हूं। इसके बाद मैं लगातार फिजिकल पार्ट लाऊंगा, उसके बाद क्या लाऊंगा, केमिस्ट्री का पोर्शन लाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम देखेंगे, इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतुओं की चाल पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है, केचुआ है, ठीक। आइए केचुआ के बारे में देखते हैं। केचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है, जो चित्र अनुसार दिख रहा है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें मांसपेशियां होती है, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है, ठीक है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, जो इसे चलने के लिए सहायता प्रदान करती है, तथा इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म बाल जैसी आकृति होती है, जिसे सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है तथा उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधा को भी पैदा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, किसान का क्या बोलते हैं, इसे भी किसान का मित्र बोलते हैं, ठीक है, मित्र बोलते हैं, जिसे हमने ईवीएस में पढ़ चुके हैं। और मैं जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, वो एनसीईआरटी के अनुसार है, तो सभी को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं घोंगे के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसकी पीठ पर गोल संरचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, कवच कहते हैं, ठीक है, जो ये चित्र अनुसार दिख रहा है। तथा और यह घोंगे की बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। इनका बना नहीं होता, अस्थियों का बना नहीं होता। यह इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है। इसे कवच एकक होता है, एक ही होता है। और क्या होता है, यह घोंगे को चलने के लिए सहायता नहीं करता, परंतु यह उसे क्या करता है, उनसे बचने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है, जैसे घोंगे चलता जाता है और वो खींचता चला जाता है। क्या खींचता चला जाता है, जो ऊपर कवच है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तिलचट्टे के बारे में, जो चित्र अनुसार दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं, ठीक है। आज तिलचट्टे के बारे में देखते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है, ठीक है। इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न कंकालों को परस्पर संधियों द्वारा क्या होता है, बना रहता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है, ठीक है। वक्ष के दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती है। पैरों पे पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके गति देती है, ठीक है। उड़ने के समय क्या देती है, गति देती है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं पक्षी के बारे में देखते हैं, ठीक है। पक्षियों की चाल कैसी होती है। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी है और क्या करते हैं, उड़ते भी है, ठीक है। इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उसका शरीर उड़ने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होती है, ठीक। उनकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद मतलब अर्थात क्या है, पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है तथा कंधे की अस्थियां मजबूत होती है, ठीक है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों की जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में क्या करती है, सहायता होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मछली देखते हैं, ठीक है। मछली
नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का चीर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखी कहलाती है। ठीक है। मछली की कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मछलियों के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो दिख रहा है। ठीक है, जिसे कॉडल फिन और अलग अलग फिन बोलते हैं। ठीक है। तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण करने में ये सहायता करती है। गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह क्या लाता है, विशेष फ्लिपर लगाए होते हैं, पहने होते हैं। ठीक है, उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सर्प के बारे में। देखते हैं सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़े होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसकी शरीर में अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। ठीक है। तथा क्या होता है, इनके कान भी नहीं होते। ठीक है, इनके कान भी नहीं होते। ये क्या है, जैसे हम आवाज़ करते हैं या कोई भी धुन चलता है, ठीक है, वो कंपन से सुनते हैं, कंपन से महसूस करके वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं। ठीक है, कंपन से वो महसूस करते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, मैं सर्व के बारे में ईवीएस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर ईवीएस का आप लोग वीडियो नहीं देखे हो, ठीक है, तो ईवीएस का एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वाला ही वीडियो देखना। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आवास एवं अनुकूलन देखते हैं। ठीक है, समुद्र में जंतु एवं पौधे लवणीय जल में रहते हैं। ठीक है, और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु को क्या करता है, उपयोग करते हैं। ठीक है, ऊँट की शरीर की संरचना में मरुस्थलीय परिस्थितियों से रहने वाले योग्य बनाती है। ऊँट के पैरों लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत में गर्मी से दूर रहता है। इनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तथा मल शुष्क होती है। इन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का हासरा बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए जल के बिना भी वे बहुत अनेक दिनों तक रह सकते हैं। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है तथा ये शल्क मछलियों को सुरक्षा प्रदान करती है तथा साथ ही उन्हें जल में सुगम गति में तैरने के लिए सहायक होती है। ठीक है, और मछली की गिल, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करती है। ठीक है, तथा ऊँट के पीठ पर क्या होता है, एक वसा एकत्रित करने का क्या होता है, ग्लैंड होता है। ठीक है, जिससे वो अपने प्यास को कंट्रोल करती है, जिससे उनको प्यास नहीं लगता। ठीक है, कम यूज़ होती है। ठीक है, वो पूर्ति करता है, वो जो ऊपर पीठ में होता है वो ग्लैंड पूर्ति करता है। ठीक है, जल का। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकृति में हम ढल जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। ठीक, किसी सजीव या वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आवास एवं अनुकूलन की आगे पॉइंट देखते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। स्थल पर पाए जाने वाले या जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं में आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास का मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वत क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाता है। ठीक, उसी अनुसार किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधा, जंतु, उसके जैव घटक, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव आवास क्या कहलाती है, अजैव घटक कहलाती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा में परिवेश के अजैव घटक है। सजीव बहुत ठंडे एवं बहुत ही उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। ठीक है, वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। ठीक,
इसी अनुसार हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कुछ स्थलीय आवास देखेंगे, जैसे कि क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे इस भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं तथा रात्रि के समय जब तापमान की कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत ही कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है एवं बहुत ही छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियों कांटों के रूप में लेती है। वो किसके कारण होती है, क्या होती है, वो मरुस्थलीय जो होते पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, कटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती है। ठीक है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना की मोटी मोटी परत से ढका होता है तथा जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत ही गहराई तक चली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर रहे होते हैं तथा शरीर को गर्म रखने के लिए याक की शरीर लंबे बालों से ढका होता है तथा पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। ठीक है, पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ठीक है, जैसे क्या, जैसे लद्दाख और तिब्बत में जो चोंगपा जनजाति में पाई जाती है उनमें बकरी पालते हैं जो 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, उनके लिए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कुछ जलीय आवाज़ देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है, समुद्र। ठीक, बहुत से समुद्र जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकता है। स्क्विड एवं क्या है, ऑक्टोपस जैसी कुछ समुद्री जंतु एवं शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होती। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ में गिल नहीं होती। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। वे जल के लंबे समय तक बिना श्वास के लिए रह सकते हैं। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे मृदा देखेंगे। मृदा के जो लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो ग्रीन पार्ट होता है क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे स्तर के होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, इल्यूएशन लेयर बोलते हैं। इसके बाद सब सॉइल्स होता है। उसके बाद पैरेंट रॉक्स होता है और बेड रॉक्स होता है जो बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, कठोर रॉक होता है, चट्टानें होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मृदा के बारे में पढ़ते हैं। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल एवं वायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई एवं रासायनिक संगठन से भिन्न होती है और ये परत संसरण स्थितियाँ कहलाती है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी मरम्मत इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है कि इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों में खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस है। ठीक है, और खनिज से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा की उर्वरक बनाती है। क्या बनाती है, उर्वरक बनाती है मृदा को तथा उत्पादकों को पोषण प्रदान करती है। यह परत सामान्यतः मृदु संरचना एवं अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा संस्तरण स्थिति कहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा होती रहती है। शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर एवं अधिक घनी होती है तथा विसंस्तर स्थिति में मध्य परत कहलाती है। ठीक है, और तीसरी परत सी है। सी संस्तर स्थिति कहलाती है जो दरारों एवं विद्रयुक्त शैलों से छोटे ढेलों की रूप में बनी होती है तथा इस परत के नीचे आधार शैल होता है तथा कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मृदा के प्रकार देखेंगे। शैल कणों की
और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों की अनुपात अधिक होती है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? बलुई मृदा कहलाती है। ठीक है, याद रखना सभी पॉइंटों को। क्या कहलाती है? यदि मृदा के बड़े कण हुए तो क्या कहलाएगी? बलुई मृदा कहलाएगी। तथा बारीक सूक्ष्म कण के अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है जो तो यह मृण्मय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े एवं छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होता है उसे क्या कहते हैं? दोमट मृदा कहलाती है, दुमटी मृदा कहलाती है। ठीक है, बालू एवं कण अपेक्षाकृत बड़े हो और आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हो, अतः इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं तथा इस स्थान पर वायु भरे जा रहते हैं। ठीक है, बलुई मृदा क्या करते हैं? बलुई मृदा क्या करता है? हल्की होती है, सुसावत एवं शुष्क होती है। मृत्तिका या क्या है? चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म एवं बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े नहीं होते, उनके बीच रिक्त स्थानों में कम होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में वायु की कम होती है लेकिन यह भारी होती है तथा क्योंकि इसमें बलुई मृदा को अपेक्षाकृत जल अधिक रहता है। ठीक है, तथा पादपों में उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मिट्टी है। ठीक है, दोमट मिट्टी क्या है? मृदा बालू, चिकनी मिट्टी एवं गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसे याद रखना क्योंकि इसे भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मृदा और फसलें देखते हैं। ठीक है, जलवायु या क्या बोलते हैं? जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृमीण एवं दोमट मृदा दोनों ही गेहूं एवं चने की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है तथा ऐसी मृदा को जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थों के समृद्धि में अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मशहूर अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। ठीक है, गेहूं जैसी फसलें महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि यहाँ ह्यूमस में समृद्ध एवं अत्यधिक उर्वरक होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जीवों में श्वसन। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर ऐसे ऐसे पढ़ा रहा है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन आप जब पेपर में बैठोगे, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठोगे तब पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन करता है, कैसा क्वेश्चन करते हैं। तब याद करोगे कि कैसे पढ़ाते थे, कैसा मतलब किस तरह हमें नोट्स प्रोवाइड किया था, किस तरह अच्छे से अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, तो अच्छे से सभी को देखिएगा और वीडियो में आगे बने रहिएगा। ठीक है, इसके हम देखेंगे क्या देख रहे हैं? जीवों में श्वसन देख रहे हैं। ठीक है, कोशिकाओं में भोजन में विघटन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्ति होती है, इसे कोशिकाएं श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होती है तथा जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। कैसा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन में ऊर्जा निर्मुक्ति होती है। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं तथा ऐसे जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट के एक कोशिकीय जीव तथा ईस्ट अवायवीय रूप में श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। ठीक है, अतः इसका उपयोग शराब एवं वाइन या बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारी पेशियां कोशिकाओं में अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती है, लेकिन ये थोड़े समय तक ही कर सकती है। ठीक है, वास्तव में यह प्रक्रम उस समय का होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। ऐसे में स्थिति में पेशिया कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरी करती है। ठीक है, जब पेशिया अवायवीय रूप में श्वसन करती है तो यह प्रक्रम ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों की ऐंठन उत्पन्न करती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्वसन एवं सांस लेने का अर्थ क्या है। ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को अंदर खींचना और ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ठीक है, ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को शरीर अंदर लेता है और तथा अंततः श्वसन को कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालने का अश्वसन शैली केकड़े कहलाती है, फेफड़े कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फेफड़े कहलाती है। ठीक, इसके बाद कोई व्यक्ति, उसके बाद क्या है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना बार श्वसन करता है उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट तक औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्वासित एवं उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में का प्रतिशत, अब सांस ली गई हवा क्या है, 21% है तथा ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन है 0 पॉइंट कितना है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तथा उच्छ्वसित वायु कितना है, ऑक्सीजन की 16.4% ऑक्सीजन है तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पादपों में जनन अंग देखेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन पार्ट देखते हैं जीवों का। सभी जीव अपने समान जीवों में जनन करते हैं। माता पिता है, संतति का जनन करता है। जनन की विधियाँ देखते हैं। ठीक है, जनन की विधियाँ, अधिकांश पादपों में मूल, तना एवं पत्तियाँ होती है। ये पादप की कई अंग कहलाते हैं। ठीक है, पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप में जनन अंग होती है तथा किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग या दोनों जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन देखेंगे। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में नए पदार्थों, जीवों एवं बीजाणुओं का उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। ठीक है, वो अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली जैसे किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि जनन पादप की कई भागों में होता है तथा इसे कईक प्रवर्धन कहते हैं। क्या करते हैं, कईक प्रवर्धन कहते हैं। तथा कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए क्या है, शकरकंद है, क्या है, डालिया है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग है, मुख्य भाग कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग होते हैं, विलग्न होते जाते हैं, नए पादप को जन्म देती जाती है। ठीक है, प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता के दोनों गुण होते हैं तथा लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मुकुलन ईस्ट जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध न हो तो ईस्ट की कुछ घंटों में ही वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं। याद रखें कि ईस्ट एक एकल कोशिकाएं होती है। क्या होती है, ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होती है। ठीक है, तथा ईस्ट कोशिकाओं के बाहर निकलने द्वारा छोटे बल्ब जैसी प्रवर्ध मुकुल तथा कली होती है। ठीक है, उसे क्या कली कहते हैं। तथा मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है तथा जनक कोशिकाओं में विलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाता है। नई ईस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती है, फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन कली से नए कली विकसित हो जाती है तथा जिससे एक नए कली श्रृंखला बन जाते हैं। ठीक है, यदि यह प्रक्रम चलता रहता है तो कुछ समय तक बहुत अधिक संख्या में क्या होता है, ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे खंडन देखते हैं। ठीक है, खंडन क्या होता है, खंडन आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी में अन्य जलाशय में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे यह क्या है, फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। यह क्या है, शैवाल है। ठीक है, क्या है, शैवाल है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, काई भी बोलते हैं। ठीक, जब जल के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं, तेजी से खंडन
द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं तथा ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों का वृद्धि कर जाते हैं तथा यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ समय में ही शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बीजाणु निर्माण देखते हैं। ठीक है, बीजाणु निर्माण डबल रोटी में वायु की उपस्थिति में क्या करता है, बीजाणु से कवक उड़ जाते हैं। ठीक है, क्या उग जाते हैं, कवक उग जाते हैं, फफूंद वफूंद लगने लगते हैं, क्या है वो कवक है। ठीक है, डबल रोटी पर रुई जैसी जाल एवं बीजाणु को देखिए, जब बीजाणु निर्मुक्ति होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। ठीक है, चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तय कर जाती है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। क्या करते हैं, बीजाणु अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रत्येक उच्च ताप पर निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए यह लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं जो पुष्प में होता है, जो चित्र अनुसार दिख रहा है। पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं। पुंकेसर क्या है, पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर तथा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प लगाते हैं। ठीक है, जिन पुष्पों में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, मक्का है, पपीता है और क्या है, ककड़ी एवं खीरे है। ठीक है, और क्या होता है, पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं जबकि सरस गुलाब एवं क्या है, सरसों गुलाब एवं क्या है, पिटीनिया के पौधे में क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, परागकोश में परागकण होते हैं तथा जो नर युग्म को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नर युग्म को बनाते हैं। ठीक है, अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजाणु होते हैं। मादा युग्मक एवं अंड के निर्माण में बीजाणु में होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे परागकण देखते हैं। ठीक है, परागकण हल्के होते हैं एवं वायु अथवा जल के बहाकर क्या हो ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं परागकणों में परागकोश के पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। पुष्प में परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर वर्तिकाग्र पर गिरता है तो क्या होता है, इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, लेकिन पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प पर गिरता है उसे क्या कहते हैं, पर परागण बोलते हैं। ठीक है, जो चित्र अनुसार आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निषेचन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। नर तथा मादा युग्मकों में युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिकाओं युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर एवं मादा युग्मकों को युग्मन का प्रक्रम फर्टिलाइजेशन या क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, युग्मनज भ्रूण में विकसित होती है तथा नर प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु एवं अंडाणु को संलग्न है। ठीक है, जब शुक्राणु अंडाणु से संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ लयित हो जाता है तथा क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु एक यहाँ संलयन निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन में परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है जो आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मनुष्य, गाय, कुत्ते एवं मुर्गी इत्यादि अनेक जंतु में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तथा नर एवं मादा युग्मकों में संलग्न मादा के शरीर पर बाहर होता है बाहर निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। कौन सा होता है? जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें होता है? मछलियों में, स्टारफिश में होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे फल एवं बीज में का विकास देखेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड देखते हैं। फर्टिलाइजेशन पश्चात क्या होता है, जो चित्र अनुसार आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाती है तथा जब भाग मुरझाकर पुष्प के अन्य भाग गिर जाते हैं तो परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाते हैं तथा बीजांड के रूप बीज में विकसित होते हैं। ठीक है, बीज में एक भ्रूण होता है एवं सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? जीव प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, बीज प्रकीर्णन बोलते हैं। बीज प्रकीर्णन प्रकृति में ही एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाते हैं, न बीज के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जंतुओं का जनन देखते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, एनिमल में कैसा होता है रिप्रोडक्शन? नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु वाली तथा एक लिंग होते हैं। वृषण युग्म उत्पन्न करते हैं जिनमें शुक्राणु कहलाते हैं। ठीक है, वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, प्रत्येक में एक सिर के मध्य भाग में एक पूंछ की तरह होती है। वास्तव में यह शुक्राणुओं में कोशिकाओं का सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, मदर जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय अंडवाहिनी होती है, जिस क्या बोलते हैं? डिम वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, तथा गर्भाशय होती है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, मानव में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय विकसित होती है। विकसित अंडाणु तथा डिम का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है शुक्राणु की तरह अंडाणु का एकल कोशिका होती है। ठीक है, अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं जैसे मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। ठीक, इसके देखते हैं, पॉइंटों को देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनाता है जो विकसित होकर भ्रूण को परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तब पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती है तथा इस विकसित होती हुई संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण की निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शरीरों अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाती है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों में पहचान होती है वह क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरायुज एवं अंडायुज जंतु पढ़ते हैं। ठीक है, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? जीरायुज बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, क्या बोलते हैं? सीधे जंतु को शिशु को जन्म देती है क्या कहते हैं? जरायुज बोलते हैं। तथा जंतु जो अंडे देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंडजक कैसे बोलते हैं। ठीक है, अंडायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडायुज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सूक्ष्म जीव देखते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँख से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव से कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे आंखों से क्लियर दिखाई नहीं थे। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं थे, क्या बोलते हैं उसे? माइक्रो एनिमल बोलते हैं, माइक्रो जीव, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोन एवं क्या है? शैवाल है। ठीक है, विषाणु वे सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे तथा परंतु जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। ठीक है, विषाणु कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी द्वारा होते हैं।
कुछ विशेष रोग जैसे क्या है, पोलियो है, खसरा है, और क्या है, पोलियो है, खसरा है, किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, तथा अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। एवं टाइफाइड एवं क्षय रोग किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे माइक्रो एनिमल देखते हैं, सूक्ष्म जीव देखते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, तथा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों से हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल पर भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में अंदर पाए भी जाते हैं तथा कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों के पर आश्रित होती है, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले ही रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सूक्ष्मजीव का उपयोग देखते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जिसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों की उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा उर्वरकता को वृद्धि करने में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। ठीक है, जो दूध को दही से परिवर्तित कर देता है। जीवाणु को एवं विष्ट चावल के आटे में किण्वन की सहायता से होते हैं, जिसे इडली एवं डोसा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इन्हीं का जो सूक्ष्मजीव का उपयोग करने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़ी स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा और क्या है, ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्या है, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में किए जाने वाली क्या है, प्रतिजैविक है, जिन्हें क्या है, कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी कौन है, एडवर्ड जेनर, जो क्या है, चेचक के लिए 1798 में क्या किया है, टीके की खोज किया है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन के रूप में होता है तथा सूक्ष्मजीवों से टीके के उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य के अनेक जंतुओं को अनेक रोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया एवं नीले हरे रंग के वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन के संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव देखते हैं। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक है। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधे के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं में संयुतित कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति के से स्वास्थ्य व्यक्ति के वायु या जल, भोजन अथवा कायिक संपर्कों से फैलता है, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, जो अभी क्या है, कोरोना चल रहा है वो है। इस प्रकार के रोगों को कुछ उदाहरण है, हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है। ठीक है, क्षय रोग से कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों को के रोगवाहक में कार्य करते हैं, जो घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। ठीक है, जो इस तरह की बैक्टीरिया वायरस से होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण के लिए हम देखते हैं माना रोग। आप लोगों को किस में पढ़ाया हूँ, ईवीएस में पढ़ा चुका हूँ माना रोग और मानक रोग कारक के सूक्ष्म जीवों के बारे में। ठीक है, तो क्षय रोग, जो क्षय रोग है किससे होता है, क्षय रोग है। टाइफाइड है किससे होता है, जीवाणु से होता है। हैजा भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, वायरस से होता है। और क्या है, जो हैजा है, टाइफाइड है। और क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तथा मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु देखते हैं। ठीक है, अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं भी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाली भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर पर मुंह का रोग वायरस द्वारा होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग कारक है। क्या है, एंथ्रेक्स रोग कारक है। ठीक है, इसे भी याद रखना, वेरी वेरी एमपी है। ठीक है, कई बार ऐसी क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे कोई भी वैज्ञानिक दे दिया तो कौन से रोग का खोज किया, कैसा टीके का खोज किया, तो इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो फूड पॉइजन है। ठीक है, फूड पॉइजन पढ़ते हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा संतुलित भोजन करने में खाद्य विषाक्तता हो सकती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन में पॉइजन बना देता है। ठीक है, जिससे सेवन में व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है या खत्म हो सकता है। ठीक है, तथा नमक द्वारा परीक्षण सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछलियों के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु में वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछलियों को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवलों एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अचार कहते हैं। ठीक है, तथा नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों में वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, तथा इन्हें परिरक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिरक्षक भी बोलते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव नहीं लगती। ठीक है, नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्यतः परिरक्षक है। कौन कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट और क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, क्या है ये, परिरक्षक है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कोशिका अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, जिससे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना में हम ईंटों से कर सकते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न ईंटों की जोड़ पर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाओं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका होती है और तथा आकार में एक बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कई खराब कोशिकाएं पाई जाती है जो आकृति में तथा साइज में भिन्न होती है। ठीक है, कोशिकाओं के भिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय या क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सजीव में कोशिकाओं का साइज 1 मीटर से 10 लाखवें भाग बराबर होता है, बराबर छोटा हो सकता है तथा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना होता है, 0.1 से कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर हो सकती है, जो क्या कहलाती है, जीवाणु या कोशिका है। ठीक है, क्या है, जीवाणु कोशिका है। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज कितना होता है, 170 mm इंटू क्या है, 130 mm होता है। प्रत्येक अंग छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य कराता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कोशिकाओं का भाग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, जो चित्र अनुसार दिख रहा होगा, सबसे पहला पार्ट क्या है, कोशिका झिल्ली देखते हैं। ठीक है, सेल्स मेम्ब्रेन देखते हैं। सबसे पहले सेल्स मेम्ब्रेन कोशिका के मूल घटक है। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका द्रव्य एवं अनेक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका के दूसरी कोशिका से घिरे हुए मध्य से अलग करती है तथा कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका प्याज की कोशिका की सीमित कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। एक
और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली समान पदार्थ होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक, ये किसकी तरह होती है, कोशिका किसकी तरह होती है, जो प्याज की छिलके होते हैं उनके अनुसार उसकी तरह होती है। ठीक है, एक जेली के समान पदार्थ होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली एक आबद्ध करने वाली अतिरिक्त संरचना पौधों की अतिरिक्त कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो सेल मेम्ब्रेन के केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल या राइबोसोम इत्यादि है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रक देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं। यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य में स्थित होता है। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा नीचे से आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली अथवा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा क्या बोलते हैं, केंद्रावरण बोलते हैं। ठीक है, यह झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन के लिए नियंत्रित करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रक के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। जो उच्च आवर्धन क्षमता में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हम केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं अथवा न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, जो क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र कहलाते हैं। यहाँ जीन के धारक तथा क्या है, अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों के जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कोशिकाओं विभाजन के समय ही दिखाई देती है। जीन सजीवों में अनुवांशिकता की इकाई है तथा यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षणों में स्थानांतरित का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण हैं, उनसे आपको प्राप्त हुई है। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभवतः आपकी आंख भी भूरी हो सकती है, तथा यदि आपकी माताजी की घुंघराले बाल हो तो क्या होता है, आपके भी बाल क्या हो, घुंघराले हो सकते हैं, होती है। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में जैव प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं क्या है, गॉल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त संगठित केंद्रक पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं वाले जीव को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्राइडेंकेंसिया पत्तियों की कोशिकाओं में क्या है, आपने अनेक छोटी रंगीत संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य एवं छितरी रहती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों में हमें दिखाई देती है। इनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, जीवन काल में अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था हम क्या देखते हैं, और यौन आरंभ देखते हैं। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिणाम स्वरूप जनन प्रयुक्तता आती है, जिसमें क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, जीवन का कठिन काल बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जिसे मैंने यूवीएस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि किशोरों की टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा
1 या 2 वर्ष के पूर्व से प्रारंभ हो जाती है तथा किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। जैसे परिवर्तन यौन आरंभ से संकेत देता है। यौन आरंभ का संकेत है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि लड़के लड़कियां की जनन क्षमता का विकास, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा हार्मोन रासायनिक पदार्थ तथा अंतःस्त्रावी ग्रंथि अथवा अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा क्या है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन आरंभ कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एडोलसेंस जब मैच्योरेशन देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग पर अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है तथा जबकि किशोरों के वृषण एवं अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाता है। ठीक है, युग्मन में जब मैच्योरेशन अथवा उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। ठीक है, ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन बाद एक बार होती है तथा पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ में होता है जिसे क्या बोलते हैं, रजोज दर्शन बोलते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाती है। ठीक है, ऋतुस्राव के रुक जाने से क्या होता है, जाने को रंजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, लिंग निर्धारण देखते हैं। लिंग निर्धारण कैसा होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइज अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेता है तो शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचन अंडाणु के धागों से संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है। सभी मनुष्यों में कोशिकाओं में अनेक केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग सूत्र जिन्हें क्या है, XY कहते हैं। ठीक है, XY कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करती है, फर्टिलाइज करती है तो युग्मनज 2 XX गुणसूत्र होंगे तथा वह क्या होगा, मादा शिशु होगा। ठीक है, क्या होगा, मादा शिशु होगा। ठीक है, तथा अंडाणु में निषेचित करने वाली शुक्राणु क्या होगा, Y होगा। क्या होगा, Y होगा। तो क्या होगा, वो युग्मनज क्या होगा, नर शिशु विकसित करेगा। कौन सा शिशु विकसित करेगा, नर शिशु विकसित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिंग निर्धारण होता है जो किस पे डिपेंड होता है, X और Y पर होता है। ठीक है, जो पुरुषों के गुणसूत्रों पर, पेरेंट्स के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो साइंस का जो बायोलॉजी के पोर्शन है, ठीक है, आप सभी को समझ आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स टॉपिक पढ़ने को मिले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है।